पांढरं यायला लागलं आमचं ते जरा असं इकडं करावं का म्हणतो तेच म्हणतो आता 11वीं के सभी बच्चों को नमस्ते। हम इसके पहले यही कविता मतलब जैसे प्रेरणा, इस कविता को हमने देने की कोशिश की थी, मतलब ले रहे थे। ऐसे समय इस कविता का परिचय, इस कविता के कवि त्रिपुरारी और इस कविता की विशेषता क्या है, ये हमने इसके पहले कुछ दिन एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट का आपको भेजा है। और इस कविता का जो हिस्सा भी बाकी है, कुछ हिस्से को हम क्या करेंगे, इस हिस्से को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मतलब धीरे धीरे उसको आगे लेंगे। जैसे पहले एक दुआ लिया था, माँ मेरी बेवजह से रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर भी रोता हूँ। यानी कि कभी नौकरी पेशा के लिए अपने गांव से दूर है, कभी नौकरी पेशा के लिए अपने गांव से दूर है, और दूर होने के नाते चाहे जब भी उसकी माँ उन्हें जब भी उनकी कवि की याद आती है, तो ऐसे समय वो क्या करते हैं, ऐसे समय अपने माँ को शायद दूर से पढ़ाई करते समय, नौकरी करते समय फ़ोन करते हैं। इस समय माँ को पूरे अपने बच्चे की याद आती है, और पूरे बच्चे की याद आने की वजह से शायद वो फ़ोन पर रोती है। और ऐसे समय लेखक भी अपने माँ के साथ फ़ोन पर बोलते समय जो कुछ माँ की व्यथा है, कथा है, वो सुनता है। और जब भी फ़ोन बंद हो जाता है या फ़ोन रखते हैं, ऐसे समय लेखक को, कवि को अपने माँ की याद आती है, और फिर वह भी खुद रोते हैं। और दूसरा दुआ, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक, चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं। हर पिता में कोई माँ भी छुपी होती है। यानी कि सख्त यानी कठोर, यहाँ पर एक शब्द दी है, मतलब जैसे माँ की ममत्व, माँ की ममता, प्यार कैसे रहती है। जब भी बच्चा दूर पढ़ने के लिए चला जाता है, ऐसे समय उन्हें याद आती है, वो फ़ोन पर रोती है। जब भी कभी फ़ोन रखते हैं तो वो भी रोते हैं। मतलब इतनी आत्मीयता माँ और बेटे में रहती है। दूसरे दोहे के अंदर जैसे माँ और पिताजी का वर्णन यहाँ पर दिया है लेखक के। हर पिताजी ऊपर से कठोर रहते हैं, लेकिन उनका मन अंदर से बहुत कोमल रहता है। हर पिताजी ऊपर से कठोर रहते हैं, लेकिन उनका मन अंदर से बहुत कोमल रहता है। चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं। कवि का कहना यह है कि जिस समय दुख मुझे होता है, लेकिन परेशानी याद, कभी कभी परेशानी याद वो खुद सह लेते हैं, कभी कभी समझ लेते हैं। और हर पिता में कोई माँ भी छुपी होती है। यानी कि माँ जैसे खुद मुँह से कहती है, माँ खुद मुँह से कहती है कि बेटा अगर दुख रहा तो मुझे फ़ोन कर, कुछ तकलीफ है तो मुझे बता। लेकिन पिताजी कभी कभी ये सभी बातें कैसे सुनते, और केवल एक शब्द से कहते, हाँ ज़िंदगी इसी का नाम है। मतलब इस दोहे से हम क्या ले सकते हैं कि जैसे नारियल अंदर से कोमल रहता है, ऊपर से कठोर रहता है। कठोरता और मधुरता मिलकर ही क्या है, जीवन है। माँ अगर कोमल है तो पिताजी को थोड़ा कठोर रहना ही पड़ता है, तभी संसार चलता है, तभी घर के अंदर के सभी लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं। इन पंक्तियों में लेकिन यह अर्थ यहाँ पर यह भी होता है कि कभी कभी बच्चों को कभी कभी न समझकर कभी कभी ये कहते हैं कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, स्नेह करती है, आत्मीयता करती है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे स्नेह नहीं करते। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, समझने वाले को इशारा चाहिए, कि अगर समझ कर समझना भी एक समझ है, उसी तरह हर बच्चों को माँ और पिताजी समान रूप से उतना ही आत्मीयता से प्यार लगाते हैं। फ़र्क इतना है कि एक माँ, मतलब माँ बताती है, पिताजी बताते थे, लेकिन यहाँ पर भेद किसी तरह का
किसी तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसे इस कविता के जो भी कवि है त्रिपुरारी ये कह रहे। तीसरा दोहा ये बताया, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यानी कि तीसरे दोहे के अंदर कभी कभी ऐसा बताया है, कवि का ये कहना है कि आज का युग त्रस्त है। त्रस्त यानी कि आपाधापी का है, जल्दी जल्दी चलने का युग है। इस युग में कभी कभी जितना भी कमाओ, जितना भी पैसे कमाओ, वो पैसे कभी कभी क्या होते हैं, कम गिरते हैं। और वो पैसे कम गिरने की वजह से आज के युग के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, माँ और पिताजी दोनों ही नौकरियां करते हैं। ऐसे समय बच्चों को क्या लगता है, इन दोहे के अंदर बताया, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट। कभी क्या कहना है कि मैं अगर सुबह की ड्यूटी को चला जाता हूँ तो पत्नी को कभी कभी रात की ड्यूटी रहती है। ऐसे समय माने अगर सुबह जो खाना बना है, अब उन्हें रात के ड्यूटी को जाने का है तो कभी कभी शाम के समय वो बना नहीं सकते, इसलिए जो कुछ खाना माँ ने बना हुआ है वो खाना उनके घर के परिवार को, मतलब पिताजी बच्चे, इनको कभी कभी क्या करना पड़ता है, टुकड़ों पर पलना पड़ता है। इसका अर्थ थोड़ा सा सुबह बनाया खाना खाना पड़ता है। लेकिन ये बात क्यों ऐसी होती है, तो इस जगह पर कभी कवित्री कहते हैं कि माता और पिताजी त्रस्त या कभी कभी कामों में विलीन होने के नाते बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि दूसरे परिवार के अंदर अगर उसके माता पिता घर पर है तो उन्हें गरम गरम खाना मिल सकता है। लेकिन जिसके माता पिता अगर दफ्तर में है, नाइट के शिफ्ट में है, तो उन बच्चों को कभी कभी जो कुछ है खाना वो खाना पड़ता है। अब टुकड़ों पर ही पलना पड़ता है। इसका अर्थ इधर उधर के टुकड़े रोटी की इकट्ठा करने के और वो खाने के, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर कवि ने नहीं कहा। ये तीसरे पंक्तियाँ का अर्थ, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूल मत देना, डूबना और उगना तो नज़रों का महज है, धोखा है। यानी कि 4 नंबर का जो दोहा है कवि का कहना है। अब उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, यानी कि कवि का ये कहना है कि कभी कभी जिनके पास पैसे हैं तो हम कभी कभी उनको क्या कहते हैं, तुम बहुत बड़े बड़े अच्छे हो। लेकिन कवि का ये कहना बिल्कुल नहीं है। कवि का ये कहना है कि जीवन जीते समय, कवि ने जीवन जीते समय से बताया कि जैसे काम करते समय या परिश्रम करते समय, मेहनत करते समय, काम करते समय, परिश्रम करते समय, ये बातें हमने ध्यान में रखना चाहिए कि संसार सभी एक है, न कहीं छोटा है न बड़ा है, न इस संसार के अंदर, मतलब सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग डूबते वक्त मगर उसको मत देना। लेकिन जिस समय सूरज निकलता है पूरब की दिशा से, डूबता है शाम की दिशा से, इन शब्दों का अर्थ लेकर कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि भूतकालों में अगर हमने बुरे दिन निकाले तो वर्तमान काल में उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए। मतलब कवि का ये कहना है कि अगर पैसा हमारे पास है तो उसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, उसे उड़ाना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर वह दिन हमें याद देते हैं कि एक दिन हमारे घर में पैसे थे और एक दिन में आज पैसे नहीं है। मतलब कौन सा ही समय रहो उस समय को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कवि ने इन पंक्तियों के तौर पर लिया। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अब जैसे क्रम है, दृष्टि का क्रम क्या है, सूरज निकलना और डूबना, ये उसका जैसे क्रम है। उसी तरह काम करने के बाद जो कुछ मेहनत, जैसे जो कुछ मेहनत कमाई हम करते हैं, तो कभी कभी हमने काम करने के बाद कभी कभी बहुत ही घमंड से, गर्व से नहीं कहना चाहिए। ये तो निसर्ग का नियम है। कौन सा निसर्ग का नियम है कि जैसे ऊपर फेंका पत्थर नीचे ही आता है, मतलब ऊपर फेंका न्यूटन का लॉ है कि जैसे ऊपर फेंका हुआ पत्थर नीचे आता है। उसी तरह
ये तो जीवन का क्रम है। वैसे अगर ज़्यादा काम किया तो सोना पड़ता है, अगर सोने के बाद कभी कभी काम करना पड़ता है। ये प्रक्रिया हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब इस पंक्ति के अंदर कवि ने ये कहा कि निकलने वाले सूरज को जैसे हम नमस्ते सुबह सुबह करते हैं, इसका अर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ लेकर कि जो कुछ बड़े लोग हैं, जो कुछ जिनके पास पैसा है, उनको ही हमने नमस्ते करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए, गलत है। मतलब हमने जैसी परिस्थिति रहो उन परिस्थितियों को स्वीकार कर कर हमने काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और ये मेहनत ये करने के बाद हमने ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर रोटी खाए तो कल लगती है, उसी तरह आज के दिन पर ही कल का दिन आधारित है। इसलिए हमने ये धोखा नहीं खाना चाहिए कि आज का आज देखेंगे कल का कल। मतलब हर दिन हमें ये भोजन करना ही पड़ता है, भोजन हमें करना ही पड़ता है। चलते चलते तो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, और चोट खाकर ही सीख मिलती है। कवि का कहना है कि जीवन में चलते चलते जो भी कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही मतलब जीवन में चलना, इसका अर्थ है काम करना। जीवन में चलना, इसका अर्थ काम करना है। और काम करते समय कभी कभी काम करते समय आराम करना है। लेकिन कभी कभी काम करते समय हम हमारी किसी तरह की दिशा, किसी तरह का मतलब छोड़कर अगर कभी कभी हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय कवि ने कहा खुद को संभालो और फिर से चलो। यानी कि काम करते समय अगर काम कौन सा भी हो, चाहे मेहनत का हो, व्यापार का हो, उस व्यापार के इसमें कहीं हम फिसल न जाए, कई जगह पर गिर न जाए, ये बातें ध्यान में रखकर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम बराबर नहीं चल रहे तो खुद को संभालना चाहिए। और जहाँ जहाँ जीवन के मार्ग पर चलते समय, व्यापार हो, काम करते समय हो, परिश्रम करते समय, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ध्यान में रखते समय कि जिस समय चोट खाकर ही सीख मिलती है। अब प्रेरणा कब मिलती है, उपदेश कब मिलता है? जैसे अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय कभी कभी अपने अच्छे पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये सीख मिलती है। उसी तरह अगर हम चलते समय आंखें बंद कर चल रहे तो चोट लगती है। अगर हमने चलते समय रास्ते में अगर आंखें खुली रखी, दाएं हाथ से चले, तो ऐसे समय कभी कभी क्या हो सकता है, हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन हम दूसरे को एक उपदेश दे सकते हैं सीख के द्वारा, मतलब प्रेरणा के द्वारा। क्या कर सकते बाबा कि तुम जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो तो कड़ी से कड़ी मेहनत करो, कठोर से कठोर मेहनत करो, और अपना नाम क्या कभी कभी करो कि अपने नाम की विशेषता तुम स्थापित करो। ऐसे कवि ने कहा। चाहे कितना भी घनघोर चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोकसई सुबह जन्म लेती है। मतलब कवि ने प्रेरणा इस कविता के अंदर हमें उपदेश दिया है कि अगर जीवन की विशेषता है कि जीवन की इस विशेषता में जिस समय हम अगर काम कर रहे हैं, कौन सा काम कि शायद दिन में जैसे कुछ लोग दफ्तर के अंदर काम करते हैं तो रात के समय कभी कई लोगों की रात के समय शिफ्ट रहती है। अब उन्हें मालूम है कि काम तो कर रहे हैं, और काम कैसे कर रहे हैं कि समझो रात की शिफ्ट में अंधेरा है, समझो तुम सरकारी कार्यालय के अंदर, दफ्तर के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर काम करते समय उजाला रहेगा। लेकिन हमारे कई किसान, हमारे कई लोग हैं कि जैसे रात के अंधेरे में भी उन्हें न उजाला न होकर भी कभी वो क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। और उनकी एक आस है कि अंधेरा खत्म होने के बाद उजाला होने वाला है। आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा। मतलब एक न एक दिन कई लोगों ने कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद उनके जीवन की जो परिस्थिति गरीब थी, उस गरीबी पर मात कर वो अच्छे दिन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों का अर्थ लगाया, आस रखना किसी रोज़ उजाला होगा।
मतलब जीवन में कवि ने ये कहा कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचारों की विशेषता अच्छी रखो। कैसे भगवान देता है तो तुम्हें मालूम है बहुत देता है। अब वो छप्पर फाड़कर वो बात और है, लेकिन बहुत देता है, लेकिन कब? न किसी स्वार्थ प्रवृत्ति से, न किसी लालची प्रवृत्ति से, या कभी कभी न हम किसी का कुछ गलत न सोचकर अगर करेंगे तो हमारे घर में चारों ओर उजाला उजाला देखने को मिलेगा। और ये निसर्ग का नियम है, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। अब जिस समय रात है, अब रात धीरे धीरे कम होती है तो धीरे धीरे सूरज का उजाला का जन्म होता है। मतलब हर व्यक्ति की विशेषता है कि जो कठिन परिस्थितियाँ पर मात करता है वो आगे चलकर सुख प्राप्त करता है। जो आगे चलकर मतलब कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से वो बोए दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। मतलब कवि का कहना इस जगह पर ऐसा है कि कवि का ये कहना है कि किस प्रकार जीता है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य जीवन में किस प्रकार जीवन जिया है, इस मतलब किस प्रकार जिया है, इस पंक्तियों को महत्व देकर उन्होंने क्या कहा कि जैसे मनुष्य जीवन, जो जिंदा मनुष्य है वो जीवन कैसे जी रहा है, इन पंक्तियों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कि जैसे कवि ने ये कहा कि बोए दिए मैंने बीज हसरत के, पास थे कुछ ज़मीन ख्यालों की। यानी कि हम जो बीज, मतलब धरती के अंदर हम जो बीज है, बीज की बुआई करते हैं, कि बीज की बुआई करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छी तरह से अगर बीज की बुआई को हमने अच्छे की तो अच्छी फसल आती है। और ये धारणा कब हम स्वीकार करेंगे कि हमने कितने साल ज़िंदगी अच्छी निकाली वो सवाल नहीं है, अभी कैसी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। इन पंक्तियों को जैसे महत्व है उसी तरह का कि हमने किस ढंग से बीज की बुआई की, उसके बाद में वो फसल तैयार होंगी। और फसल अगर आई, मतलब जो कुछ बीज के पौधे आएंगे, पौधे आने के बाद बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद कभी कभी उसे हम काटेंगे। ऐसे अगर हमारे ख्याल रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे उस कार्य की विशेषता रहेंगी। ऐसे कवि ने इस पंक्ति के अंदर कहा है, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, रोशनी होंगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। मतलब कवि ने ये कहा, कवि कहते हैं कि मेरे तरफ चारों ओर अंधेरा छाया है। मतलब कवि ने इन पंक्तियों के अंदर क्या कहा है कि मेरे तरफ चारों ओर अंधेरा छाया है। तो कौन सा अंधेरा छाया है कि ये ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगे सफ़र होता है। कि जैसे वो कवि ने कहा कि लेकिन आशावादी लालटेन हाथों में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कवि का कहना क्या है कि कवि ने कहा कि मेरे तरफ एक अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन यह अंधेरा इस तरह का छाया हुआ है कि अगर रात के अंधेरे में अगर हमने एक लालटेन अगर ली तो उस लालटेन से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसी तरह एक लालटेन अंधेरे में लेकर कवि का कहना है कि हमने आशावादी रहना चाहिए कि जो अंधेरा छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा, एक ही दीप से आगे ये सफ़र कर लेना, रोशनी होंगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। यानी कि कवि ने फिर इन पंक्तियों के तौर पर हमें ये बताने की कोशिश क्या की है कि जहाँ पर भी जीवन में अगर अंधेरा को पार कर मतलब जैसे दीपक अगर रहा तो चारों तरफ उजाला फैल जाता है, और जैसे सूरज निकलने के बाद रोशनी निर्माण होती है। तो मनुष्य ने जिस समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में हमने कार्य करते समय कभी कभी अच्छे करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर हमने चले जाना चाहिए। अपनी आँखों में जब भी देखा एक बच्चा सा खुद को पाया, कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है। कवि ने इन पंक्तियों के अंदर
ये कहा है कि हम अपनी हम अपनी आँखों से बाहरी दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। मतलब ये जो हमारी आँखें हैं, इन आँखों से हम क्या करते हैं, ये जो संसार है इस संसार को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी हम अपने ही भीतर रहने वाले आत्मविश्वास को कभी नहीं सोचते। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कवि का कहना है, दूसरे के इस संसार को देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण के अंदर कितना कितना विश्वास, मतलब हमारे अंतःकरण के अंदर कितना विश्वास छाया है या कितना विश्वास है, ये हम कभी देखते नहीं। क्योंकि आत्मविश्वास यही हमारे भीतर भीतर ही है। जब मैं अपने भीतर देखता हूँ तो मुझे एक बच्चा यानी कि आत्मविश्वास दिखा देता है। लेकिन कवि का ये कहना है कि मैं अपने आप को झाँक कर अगर देखा आत्मविश्वास से, तो मुझे ऐसे लगता है, मतलब मेरी उम्र कितनी भी हुई, लेकिन आत्मविश्वास से अगर मैंने देखा तो मुझे लगता है मेरे अंदर एक भीतर बच्चा रहता है। मैं कितना भी बूढ़ा बन जाऊँ, लेकिन मुझे आज भी आत्मविश्वास की शक्ति दिखा देती है। मतलब कवि ने इन पंक्तियों के अंदर क्या कहा कि मैंने अगर अच्छे नज़र से देखा तो मेरे विचारों में, आचारों में, ख्यालों में मैं अपने आप को बूढ़ा कभी नहीं पाऊँगा। मुझे एक छोटा सा बच्चा, यानी कि जैसे भी बूढ़े लोगों की उम्र ढलती है तो उन्हें बच्चे के जैसे खाने के लिए, बोलने के लिए वो बातें सीख लेता है, ऐसी उनकी विशेषता है। आंसू खुशियों की एक ही शय है, नाम अलग है इनके। मतलब कवि ने आंसू और खुशियाँ यह एक ही वस्तु है। कवि ने इन पंक्तियों का अर्थ क्या कहा है, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। मतलब आंसू और खुशियाँ एक ही वस्तु है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। क्योंकि खुशी में भी आंखों के आंसू आते हैं, क्योंकि खुशियों में भी आंखों में आंसू आते हैं, तो गम में भी आंखों में आंसू आते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग होते हैं। मतलब कवि ने क्या कहा कि जैसे आंसू और खुशियाँ एक ही वस्तु है, इनके नाम अलग अलग है। एक पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, खुशी में भी आंखों में आंसू आते हैं, गम में भी आंखों में आंसू आते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। इनके नाम क्या है, अलग अलग है। पेड़ में जैसे बीज छुपा हुआ है, बीज में पेड़ है, जैसे एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब कवि का कहना क्या है कि कवि का कहना है पेड़ में ही बीज छुपा रहता है। अब जो पेड़ है उस पेड़ में बीज छुपा रहता है, बीज से ही पेड़ का निर्माण होता है, इसलिए बीज और पेड़ अलग नहीं, दोनों एक ही है। अब जैसे पेड़ आते हैं तो पेड़ का बीज होता है और बीज से पेड़ होता है, इसलिए पेड़ और बीज को दोनों को भी अलग अलग मत करो, ऐसे कवि का कहना है। हमें खुशी और गम दोनों को समान रूप से देखना है। मतलब पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ जैसे छुपे, एक में जिसमें दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब कवि ने इन पंक्तियों के अंदर, 3 पंक्तियों के अंदर, जैसे आंखों, आंसू और खुशियाँ एक ही बात है, इनके नाम सिर्फ अलग अलग तरह के हैं। जैसे खुशियाँ में भी आंसू आते हैं और गम में भी आंसू आते हैं। सिर्फ ये बोलने वाले के अलग अलग तरह के ढंग है। पेड़ में भी पेड़ जो है, पेड़ के अंदर बीज छुपा होता है, जिससे ही पेड़ का निर्माण होता है। मतलब बीज डालने के बाद ही पेड़ निर्माण होता है, उसका कुछ फलों का हम बीज रखते हैं, इसलिए उसे अलग अलग कर नहीं सकते। एक में जिसे दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब कवि ने आखिरी में क्या कहा, हमें खुशी और गम दोनों को समान रूप से देखना चाहिए, अलग अलग नहीं देखना चाहिए। मतलब जैसे बीज अलग है, पेड़ अलग है, ऐसा अलग अलग तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। कि जैसे ज्ञान कौन सा भी हो, चाहे वो सांसारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आखिर वो ज्ञान है, इसलिए लेने किस तरह से लेने का है उस पर ही निर्भर है। चाहे कितने ही मुश्किलें आए, कवि का कहना है, चाहे कितने मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन, ना उम्मीदों तो मौत है प्यारी। कवि ने आखिरी पंक्ति में क्या बताया, जीवन जीते समय मनुष्य के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, कठिनाई, आपत्ति आती है, बहुत सारी मुश्किलें, कठिनाई, आपत्ति आती है। लेकिन जीवन क्या है, अगर हमने ऐसे बात की कि जीवन क्या है, तो जीवन सुख और दुखों का संगम है।
जीवन कठोरता और मधुरता मिलकर जीवन है। जीवन तपन और सिंचन है। जीवन सॉलिड और लिक्विड है। मतलब जीवन की पंक्तियाँ देते समय जीवन में क्या है, सुख और दुख है, कठिन भी है तो सुख खुशियाँ भी है। ऐसे समय चाहे कितनी मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन। पढ़ाई करते समय मेरे पास कलम नहीं इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता, मेरे पास किताबें नहीं इसलिए पढ़ाई नहीं करता, तो कभी कभी क्या जीवन की जो तुम्हारी इच्छा है वो इच्छा समाप्त होती है। चाहे जीवन में पढ़ाई करते समय जैसे पेन अच्छी नहीं रही तो कलम से लिखो, कागज से लिखो, लेकिन लिखो ही। मतलब उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए पढ़ाई की। अगर पढ़ाई की उम्मीद अगर छोड़ दी तो क्या हो सकता है, खेत के अंदर कई लोगों के घर में काम करने को जाना पड़ेगा। इसलिए कवि ने चाहे कितनी मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन। जीवन जीते समय मनुष्य के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कौन कौन सी आती है? कभी भूख की भी पढ़ाई करना पड़ती है, कभी रोटे के लिए परेशान भी होना पड़ता है। मतलब जीवन की एक बातों का नाम नहीं ना, लेकिन जीवन जीने का ही नहीं है, जीवन में सुसाइड करने का है, मरने का, ये बातें अगर मनुष्य मन में लाई तो वो पागल है। बहुत सारे संसार के बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, संसार के बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया है आखिरी तक। जैसे तुम्हारे माता पिता जी तुम्हारे लिए मोबाइल, किताबें, पुस्तकें, आखिर कहाँ से पैसे लाते, लेकिन त्याग देते। उन्होंने जीवन छोड़ना नहीं चाहा। लेकिन कई किसानों ने थोड़ी सी फसल चली गई, बारिश ज़्यादा हुई, जान दी, लेकिन उसके बाल बच्चों का, उस पर आने वाले परिस्थिति का, या घर के लोगों का क्या हो जाएगा, वो कभी सोचते ही नहीं है। केवल जान देने से घर की समस्या हल होती, ऐसा नहीं है। कवि ने इसलिए कहा, जीवन जीते समय अगर जीवन में कितनी ही कठिनाई है, उनसे भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भूखे रहने की हो, पैसे की हो, इन पर मात कर कर आगे चले जाओ। ना उम्मीदों को मौत है प्यारे। यानी कि कहते ना, कभी कभी क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी प्यास अगर लग गई तो मनुष्य ने उम्मीद अगर रखी, तो राजस्थान के अंदर पूरी रेत है, उस रेत के अंदर भी मनुष्य अगर घूम रहा है, लेकिन कैसे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर घूम रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं और राजस्थानी लोग कभी कभी अपने ऊँट पर बैठकर कभी कभी रेत के अंदर घूमते रहते हैं। उनके पास बहुत बड़ा सुंदर ऐसा डिब्बा रहता है जो उनके पीठ पर बंधा रहता है, और आपको पानी मिलेगा, आपकी जान निश्चित तौर पर बचेंगी। मतलब यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि ना उम्मीदों को तो मौत है प्यारे। मतलब जिसको उम्मीद ही नहीं, मैं मरता हूँ ऐसे कहा तो मर ही जाएगा। लेकिन अगर हमें हिम्मत रखी, तो बल रखा, मैं काम करते करते अगर मर गया तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन निठल्ले बैठेंगे और उम्मीद नहीं रखेंगे तो उसका जीवन कैसा है, कवि का कहना है, व्यर्थ है। मतलब ना उम्मीदों को मौत है प्यारे। जो उम्मीद ही नहीं रखता है, ऐसे लोगों को मौत के घाट में, मतलब कितने सारे लोग मर गए। मतलब आखिरी के पंक्तियाँ में कवि ने क्या बताया, जीवन में हर व्यक्ति ने जीवन में कहीं ना कहीं इच्छाएं नहीं रखना चाहिए। इच्छाएं रखते समय सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे ऐसा नहीं, कठिनाएंगे। इसका अर्थ जीने का नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद रख कर ही जीना चाहिए, तो उसकी समस्या निश्चित तौर पर हल हो सकती है। तो मुझे 11वीं ये साइंस बी और 11वीं कॉमर्स के सभी लड़के लड़कियों को ये कहने का है, अगर आपके पास किताब है तो उस किताब में देखो, कविता का पूरा परिचय देखो, उसके बाद हर दोहा देखो, हर दोहे के अंदर, और अपने हिंदी के अंदर क्या नहीं है, हिंदी के अंदर एक एक वाक्य एक प्रश्न है, अपने हिंदी के अंदर कैसे सजाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कभी कभी वजह है, क्या वजह है, लेखक की माँ क्यों रोती है। अब ऐसा अगर कारण उत्तर बताइए, तो लेखक की माँ इसलिए रोती है क्योंकि जब भी उनका बेटा उनसे दूर है और दूर फ़ोन पर जिस समय बोलती है, ऐसे समय उसको बहुत गहरी याद आती है, ऐसे समय फ़ोन पर वो रोती है। अब लेखक क्यों रोते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा, कवि क्यों रोते हैं, तो ऐसे समय आपको उत्तर क्या लिखने का है कि जिस समय कवि की माँ, कवि जिस समय दूर है ऐसे पढ़ाई के लिए, ऐसे समय उसके माँ ने शायद अपने आंखों से आंसू रुलाकर रो रही थी फ़ोन पर। ऐसे समय जब कवि फ़ोन रखते हैं, ऐसे समय उस माँ की पूरी बातें याद आने की वजह से कवि भी रोते हैं। मतलब बच्चों को माँ और पिताजी का प्यार कैसा मिलना चाहिए, बच्चों को
माँ और पिताजी का प्यार अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन जो लड़के लड़कियाँ समझ कर ले सकते हैं तो उनको बहुत सारा प्यार है। ऐसे प्यार के कितने प्रकार है, आपको मैंने कहा कि जिस समय एक आध आदमी गड्ढा खोदता है और चेहरे पर कोई बहुत उत्साह देखने वाला, वो प्यार है। लेकिन जैसे चचुरा प्यार, मैं तुमसे प्यार करता तुम मुझसे, ये प्यार कोई काम का नहीं। तो माँ बाप खुद बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे समय शायद बच्चों को ऐसे एक बार थपथपाई तो भी प्यार है। माँ कभी आंचल में लेकर कहेंगे बेटे ये है खाना तो खाओ, ये ऐसा प्यार होना चाहिए। अब माँ और पिताजी को दफ्तर में रहने की वजह से क्या बच्चों को शायद कभी कभी सुबह का खाना शाम के समय खाना पड़ता है। जैसे जो कोई बड़ा है उसे बड़ा कहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिस तरह मतलब जैसे हम बड़ों को बड़ा कहते हैं, हाँ तुम बड़े हो, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। हमें भी कुछ ऐसा वक्त आता है हम पर कि जिस वक्त में हमें कि अगर हम कहीं एक भूतकाल में भूखे थे तो उस भूतकाल में भूखे होने की वजह से वर्तमान काल में जो सही है निकलने वाला हर बात तो उसे कहो अच्छा है। लेकिन ये तो खेल है, कैसा खेल है, तो भगवान कभी गरीब को रईस बना देता है, रईस को गरीब को रईस बना देता है, और रईस को कभी कभी मतलब गरीब को रईस और रईस को गरीबी बना देता है। तो इस प्रकार का खेल है, जैसे तुम चलेंगे वैसा है। कभी ने और कई दोहे के अंदर क्या कहा, चलते चलते कभी तुम गिर भी जाओ, मतलब मेहनत करते समय कभी गिरे भी, लेकिन गिरते समय वह संभालो अपने आप को और फिर उठो, फिर मेहनत करो। और जीवन में हर व्यक्ति को तकलीफ सहने के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, ऐसे कवि ने इन पंक्तियों में कहा। मतलब पूरे हमने कुल मिलाकर जितने दोहे थे उतने एक एक कर इस कविता के लिए है। और इस कविता के लेने की वजह से मैं प्रेरणा इस कविता के प्रश्न को व्हाट्सएप पर डालूँगा। वो खुद किताब देखकर उसके उत्तर लिखो, और हो सके बाज़ार के अंदर 11वीं की गाइड आ चुकी है, अब वो गाइड देखकर उस प्रश्न के उत्तर लिखो। और जो कुछ अभ्यासक्रम हम लिखने के लिए देंगे तो वह हमें कॉलेज जब शुरू हो जाएगा, मतलब कब कौन से महीने में, उस समय धीरे धीरे जितना हमने दिया है उतना अभ्यासक्रम तो मेरी तरफ से कापी के अंदर का हम देखेंगे कि प्रश्न दिए तो प्रश्न, व्याकरण, पत्र लेखन, निबंध, वाक्य सही है या गलत है, ये सभी आपको उस समय आपकी कापी देखकर हम देखेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही हम प्रेरणा की कविता समाप्त की। जो कुछ कठिन शब्द तुम्हारी किताब के अंदर है, गाइड के अंदर है, या कभी हम बताएंगे, लेकिन जितना लिया है उतना ही कविता समाप्त हुई। धन्यवाद, आप शांति से सुने। आज के दिन के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ठीक है।